हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो आज हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इंडियन ज्योग्राफी में देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में ज़्यादातर डेटा ही पूछा जाता है। तो डेटा आपको जो पूछा जाता है वो कुछ जनरलाइज पैटर्न का होता है कि एग्रीकल्चर है, जैसे कि अगर तो कौन सी क्रॉप्स कहाँ पर मेनली ग्रो किया जाता है, या फिर इस तरीके से आपको कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न एंड मेजर क्रॉप्स जो कि इंडिया में ग्रो किया जाता है, किस स्टेट्स में कौन सा ज़्यादा हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, लोएस्ट प्रोड्यूसर है, उसके बारे में यहाँ पर हम कुछ कुछ बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर से। सबसे पहले इंडियन एग्रीकल्चर, एज इंडिया इज एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री। जैसे कि हमको पता है कि अभी भी इंडिया में मोस्टली पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर ऑन एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज फॉर फूड सिक्योरिटी ऑल्सो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 2/3 ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। दैट डजंट मीन कि सारे के सारे फार्मर्स हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इज रिलेटेड टू सारी जो भी आपकी एग्रीकल्चरल फार्मिंग से लेकर के उसको प्रोड्यूसिंग तक सारे प्रोसेस की बात हो रही है। ठीक है, उसमें 2/3 पॉपुलेशन जो है वो एंगेज होती है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। अब प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है? प्राइमरी एक्टिविटी जो कि डायरेक्टली जो नेचर से हमें जो चीजें मिलती हैं, जो हमें प्रोवाइड करता है नेचर, उसको हम प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही है आपका सेकेंडरी और फिर टर्शरी। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या डेफिनेशन है, ये हमें आप कमेंट करके बताइएगा कि सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती है और टर्शरी एक्टिविटीज क्या होती है, विद एग्जाम्पल। एज ये एक्टिविटीज भी पूछी जाती है एग्जाम में, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शरी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, मतलब उसकी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग कौन सी मतलब कि एग्रीकल्चर के टाइप्स पढ़ने हमको। तो इसमें सबसे पहला है आपका प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, नेक्स्ट इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड देन कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस का क्या मतलब होता है? सबसिस्टेंस का मतलब होता है गुजारा करना या निर्वाह करना, मतलब अपने लिए जो मेनली प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम सबसिस्टेंस कहते हैं। अब प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, यहाँ पे दोनों जो है ना, ये दोनों ही सबसिस्टेंस है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि आपका जो मेथड ऑफ फार्मिंग है उसमें डिफरेंस है। यहाँ पे प्रिमिटिव मेथड यूज होता है और यहाँ पे इंटेंसिव मेथड यूज होता है। मतलब प्रिमिटिव फार्मिंग में ये हो सकता है कि ज्यादा लैंड कवर यूज किया जा रहा हो, ज्यादा लैंड यूज किया जा रहा हो, एक साल में एक ही क्रॉप ग्रो किया जा रहा हो, उसको हम प्रिमिटिव कहते हैं। बट इंटेंसिव में एक लैंड को कई बार यूज किया जा सकता है। ठीक है, उसमें इंटेंसिवली एग्रीकल्चर होता है, उसको हम इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। और फिर कमर्शियल फार्मिंग मीन्स बहुत बड़ी लैंड पर भी हो रहा है, मैकेनाइज्ड फार्मिंग है, तो उसको हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं, जो कि जनरली फॉर प्रॉफिट मोटिव होता है। ठीक है, आप इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि कमर्शियल फार्मिंग क्या हो सकता है, जैसे कि आपका जितने भी कैश क्रॉप्स हैं, जैसे कि कॉटन, जूट, या फिर जो आपका वीट और राइस है, ये भी आपका सब्सिस्टेंस भी है और कमर्शियल भी। कमर्शियल में कहाँ पर आ जाएगा वो, जब उसको सरप्लस या बहुत लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जाएगा, तब उसको हम कमर्शियल फार्मिंग कहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जनरली हम कैश क्रॉप को लेते हैं कमर्शियल फार्मिंग। अब देखिए प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आता है आपका झूमिंग, जिसको कि हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। ये क्या होता है कि एक लैंड पैच ऑफ लैंड है, उसको पहले जो फार्मर्स हैं वो वहां पर पहले फॉरेस्टेड एरिया है, जंगल है, उसको पहले क्लियर करते हैं, साफ करते हैं, फिर वहां के जो भी रेसिड्यू मटेरियल है उसको पूरा जला देते हैं वहीं पर ही, और फिर उसको उस लैंड को मतलब उस लैंड को फिर यूज करते हैं जब तक उसकी फर्टिलिटी रहती है वहां पर। ठीक है, उस लैंड को फॉर एग्रीकल्चर यूज किया जाता है जब तक उसकी फर्टिलिटी रहती है। फिर उसके बाद जब उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तब फिर वो दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, दूसरे फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करते हैं, वहां पे उसको बर्न करते हैं वहां, तो फिर उसके बाद वहां पे क्रॉप ग्रो करते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक, स्लैश एंड बर्न क्यों पड़ा? क्योंकि
उस एरिया को साफ किया जाता है, फिर वहां पे रेसिड्यू मटेरियल को बर्न किया जाता है और फिर उसको यूज किया जाता है फॉर एग्रीकल्चर। अब इसके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। ये नेम्स हमने यहाँ पर आपको लिए लिखे हैं और इन नेम्स को आपको याद करना है, एज इट इज याद करना है, बिकॉज ये नेम्स जो है वो आपको पूछे जाते हैं, कभी कभी मैचिंग में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये सारे नेम्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। मिल्पा कहते हैं मेक्सिको या मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में। कनुको बोलते हैं वेनेजुएला में। रोका बोलते हैं ब्राजील में। मसोल इन सेंट्रल अफ्रीका। लदांग इन इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। रे इन वियतनाम। ठीक है, ये नेम्स आपको याद रखने हैं, इनमें से भी पूछा जा सकता है या फिर अगर कुछ और भी पूछा जाता है, जैसे कि हमने बताया है कई बार आपको कि अगर मैचिंग में कुछ और भी पूछ लिया जाता है तो आपको एटलीस्ट 2 भी अगर आते होंगे तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी आपको याद करना आप पे ही डिपेंड करता है। फिर इंडिया में भी अलग अलग स्टेट में इसका अलग अलग नेम है, अलग अलग जगह पे इसको अलग तरीके से बुलाते हैं, जैसे कि बेवार और दहिया मध्य प्रदेश में। पोदू और पेंडा आंध्र प्रदेश में। पामादाबी और कोमांग और ब्रिंगा उड़ीसा में। कुमारी वेस्टर्न घाट में। वलरे और वोल्ट्रे इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान में। खिल हिमालयन बेल्ट में। कुरुवा इन झारखंड और झूमिंग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में। आप ये सारे एरियाज को देख सकते हैं, ये सारे ही एरियाज जनरली जहाँ पे लैंड ज्यादा अवेलेबल है वहां पर होती है, जहाँ पे जो जनरली फॉरेस्टेड एरिया है वो उन एरियाज में ये झूमिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रॉपिंग पैटर्न। अभी हमने क्या पढ़ा यहाँ पे देखिए, टाइप्स ऑफ फार्मिंग इंटेंसिव और कमर्शियल का बता दिया हमने। प्रिमिटिव में आपको ये बताना जरूरी था कि झूमिंग कल्टीवेशन होता है, ये इज अ टाइप ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग, अलग जगह पे अलग अलग नेम्स होते हैं, इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है कि अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न होता है, जैसे कि रबी, खरीफ एंड ज़ैद, ये 3 आपके क्रॉपिंग सीजन्स हैं। ठीक है, अब ये पूछा जाता है कि कौन सी क्रॉप जो है वो रबी सीजन में ग्रो किया जाता है, कौन सी खरीफ में और कौन सी ज़ैद में, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर्स फ्रॉम अप्रैल टू जून। ठीक है, कौन कौन सी रबी क्रॉप होती है? वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये सारे आपके रबी क्रॉप्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए अभी यहाँ पर क्या है, ग्राम क्या है? ग्राम एक पल्सेस है, मतलब कि दाल है। ऐसे ही यहाँ पे तुर, अरहर, ये भी एक दाल है। तो अगर आपसे पल्सेस पूछा जाए स्पेसिफिक, तब वहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए जनरली ग्राम या तुर या कोई भी ऐसा बीच में लिखा होता है कि कौन सी पल्सेस जो है वो रबी में होती है, कौन सी खरीफ में होती है। खरीफ क्रॉप जनरली जो है मानसून टाइम पे या फिर बारिश के पहले सोन किया जाता है और फिर उसके बाद हार्वेस्ट किया जाता है आपका सितंबर टू अक्टूबर में। इसमें मेनली कौन सी क्रॉप होती है? पैडी होता है, राइस। नेक्स्ट आपका मेज, ज्वार, बाजरा, तुर, जिसको हम अरहर भी कहते हैं, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। तो इस तरीके से आप ये भी याद कर सकते हैं कि इन क्रॉप्स को पानी की ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, जनरली ये क्रॉप जो है वो इसमें रेनफॉल की ज्यादा जरूरत होती है। कभी कभी रेनफॉल का भी पूछ लिया जाता है कि कितनी सेंटीमीटर रेनफॉल किस क्रॉप को चाहिए होती है। तो इसलिए आप हर चीज को एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़िएगा, तभी आपको लर्न हो पाएगा, क्योंकि हमें चीजें बहुत सारी याद करनी है। अगर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होगा तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जूट या कॉटन या राइस या कोई भी इसमें से क्रॉप के लिए बारिश ज्यादा जरूरी होती है या फिर वाटर ज्यादा जरूरी होता है, तो यस इसमें ज्यादा होता है। अब हम जैसे कि अलग अलग जब क्रॉप पढ़ेंगे तब देखेंगे कि किसमें क्या होता है। और जैद जो होता है, जैद सीजन जो है वो इन दोनों के बीच में छोटा सा सीजन होता है, जो कि जनरली फॉर वेजिटेबल्स होता है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इसमें कि कौन कौन सी क्रॉप इंपॉर्टेंट है? वाटरमेलन, मस्कमेलन, कोकुम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ से क्रॉप्स पढ़ेंगे, मेजर क्रॉप्स, जो कि आपको पता होना चाहिए कौन से एरिया में है, क्या उसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन क्या इंपॉर्टेंट है।
ठीक, तो सबसे पहला है राइस। राइस इज अ स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, पीपल इन इंडिया, मतलब कि यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है राइस आपकी। ठीक है, आवर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ये आपको याद रखना है कि सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। नेक्स्ट, इट इज अ खरीफ क्रॉप, हमने पहले ही पढ़ा। फिर यहाँ पे हाई टेम्परेचर चाहिए अबव 25 डिग्री सेल्सियस एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर, याद रखना है इसको। ठीक है, इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। और जहाँ पर कम रेनफॉल होती है वहां पर इसको इरिगेशन की मदद से ग्रो किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइस जो ग्रो किया जाता है वो मेनली ये मेजर एरिया है, ईस्टर्न एरिया, ईस्टर्न एरिया और कह सकते हैं ईस्टर्न कोस्टल एरिया पूरा आपका। यहाँ पर राइस मेनली ग्रो होता है क्योंकि यहाँ पर बारिश भी ठीक ठाक होती है। ठीक है, रेनफॉल यहाँ पर ठीक ठाक होती है, इसलिए यहाँ पे राइस अवेलेबिलिटी ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल दोनों ही है। ठीक है, वैसे तो कह सकते हैं कि वेस्टर्न घाट में भी बारिश ज्यादा होती है, बट वहां पे पानी रुकता नहीं है, वहां पे तुरंत फ्लो हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कम ग्रो होती है, बट ये है माइनर एरिया है आपका राइस का ग्रोन का। नेक्स्ट है आपका पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये भी है। तो यहाँ पर जो है इरिगेशन से की मदद से राइस को ग्रो किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट वीट। वीट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इन इंडिया। वीट जो है वो रबी क्रॉप है, इसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। जनरली इसके लिए ब्राइट सनशाइन चाहिए एट द राइपनिंग, मतलब जब कह सकते हैं जब हार्वेस्टिंग से पहले वाला सीजन के लिए उसको ब्राइट सनशाइन चाहिए। यहाँ पर 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए और पूरे ग्रोइंग सीजन में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वीट ग्रोइंग जोन्स कौन कौन से हैं आपके, ये वाले एरिया देख सकते हैं हम, सतलज गंगा प्लेन, और फिर आपका ये ब्लैक एरिया, ब्लैक सॉइल एरिया, ये जो आपका डेक्कन मतलब कि ये मध्य प्रदेश वाला एरिया। ठीक है, ये आपका एरिया, ये दो एरियाज में मेजर ग्रोइंग एरियाज हैं ऑफ वीट। ठीक है, तो ये है आपके मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। ठीक, यहाँ पर भी ये देख सकते हैं ईस्टर्न राजस्थान, नॉट वेस्टर्न राजस्थान। क्यों? क्योंकि इधर जाएंगे तो एरिडिटी बढ़ती जाती है, रेनफॉल बहुत कम हो जाती है। अगर आप देखेंगे तो इधर भी है राजस्थान का पार्ट, तो यहाँ पर कौन सी कैनाल है, इंदिरा गांधी कैनाल जो यहाँ पर है, इसकी वजह से यहाँ पे इरिगेशन पॉसिबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका मिलेट्स। मिलेट्स इंडिया में कौन कौन से मिलेट्स ग्रो किए जाते हैं, ज्वार, बाजरा एंड रागी, ये इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं इंडिया में जो कि ग्रो किए जाते हैं। वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है इसमें। मेजर क्रॉप्स कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। बाजरा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, आपको देखिए हमेशा हम लोगों ने ज्वार, बाजरा, रागी पढ़ा है, लेकिन अभी हम ये बोलेंगे बाजरा, ज्वार, रागी आप पढ़िए। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाजरा जो है वो राजस्थान की इंपॉर्टेंट क्रॉप है, ज्वार जो है वो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है, और रागी जो है वो कर्नाटका में। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं बाजरा, ज्वार, रागी। तो इस तरीके से आपको हमेशा याद रह जाएगा कि कहाँ पर कौन सी क्रॉप, मेजर क्रॉप कहाँ पर, मतलब मेजर स्टेट कौन सा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका पल्सेस। पल्सेस में इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। ठीक है, एज वेल एज कंज्यूमर ऑल्सो, कंज्यूमर भी लार्जेस्ट है इंडिया, बिकॉज यहाँ पर मेजरली जो है वो एक प्रोटीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है जो कि वेजिटेरियन डाइट में हमें और कोई एक मेजर रोल प्ले करता है सोर्स ऑफ प्रोटीन का। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पल्सेस का कंजप्शन ज्यादा है। नेक्स्ट, मेजर कौन कौन सी पल्सेस ग्रो किए जाते हैं, तो वो है आपके तुर, दैट इज अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम। अब स्टेट्स कौन कौन से हैं जहाँ पे पल्सेस ग्रो किए जाते हैं, तो वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि किस नंबर पे कौन सी रैंकिंग है पल्सेस की। जैसे सेकेंड, फर्स्ट रैंक पे है इंडिया, ऐसे ही राइस का सेकेंड रैंक पर है इंडिया, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, जहां पे भी रैंकिंग बताई जा रही है ना वो पूछा जाता है। नेक्स्ट, ऑयल सीड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड। ठीक है, आफ्टर चाइना। फिर ये है आपका रेप सीड में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। देन ग्राउंडनट जो है वो एक खरीफ क्रॉप है
और अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स जो प्रोड्यूस होती हैं उसका जो है वो ग्राउंडनट ही है, मतलब जितनी ऑयल सीड्स प्रोड्यूस किया जाता है उसका आधा जो है वो ग्राउंडनट ही है। एंड गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट। ठीक है, तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि ग्राउंडनट जो है वो खरीफ रबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है, बिकॉज ये अलग है इसीलिए इसमें बताया गया है कि ग्राउंडनट जो है वो खरीफ क्रॉप है, बाकी ज्यादातर ऑयल सीड जो है वो रबी क्रॉप्स है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लिनसीड एंड मस्टर्ड, ये रबी क्रॉप है। देन क्योंकि देखिए मस्टर्ड मेजर इंपॉर्टेंट ऑयल सीड है और ये रबी क्रॉप है। ठीक है, ग्राउंडनट मेजर ऑयल सीड है और ये खरीफ क्रॉप है, इसको आपको याद कर लेना है, रट लेना है पूरी तरीके से, ये पूछा जाता है। बाकी और जो आपकी ऑयल सीड्स हैं वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल यू शुड नो। सिसमम इज अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी इन साउथ। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है ना, इसीलिए इसको जनरली पूछा नहीं जाता है सिसमम कौन सी क्रॉप होती है, या तो फिर नॉर्थ और साउथ दोनों स्पेसिफाई करना पड़ेगा उन्हें। ठीक है, देन कस्टर्ड सीड इज ग्रोन बोथ इन रबी एंड खरीफ क्रॉप। ठीक है, तो इसलिए आपको मस्टर्ड याद रखना है एंड ग्राउंडनट याद रखना है ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट टी। अब यहाँ तक तो हो गया आपका कह सकते हैं हम सीरियल क्रॉप या फिर फूड प्रोड्यूसिंग, जो आपको फूड प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपका बेवरेज क्रॉप्स। टी, टी कल्टीवेशन जो है ना वो मेजर एग्जांपल है आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर का, मतलब बहुत बड़े बड़े स्टेट्स में एक साथ में एक ही क्रॉप ग्रो किया जाता है, उसको हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। अब मेजर जो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो कौन सी हैं? असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, देन तमिलनाडु एंड केरला। अगर ये पूछा जाता है कि मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, तो सबसे पहला असम है, जहाँ पे सबसे ज्यादा टी ग्रो किया जाता है। बिकॉज जो टी के लिए ना एक्चुअली स्टैग्नेंट वाटर नहीं चाहिए, तो अगर हिली एरिया होता है, थोड़ा सा हिली एरिया, जेंटल स्लोपिंग एरिया, तो वहां पे क्या होता है, पानी रुकता नहीं है, फ्लो कर जाता है। अगर उसकी जड़ों में या फिर उसके स्टेम्स में पानी रुक जाएगा तो टी जो है वो खराब हो जाती है, इसीलिए यहाँ जनरली ये स्लोपिंग एरियाज में टी ग्रो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा ऑल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ठीक है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। तो सब में आपको ये ध्यान रखना है जिसमें भी रैंकिंग दी जा रही है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, याद रखना है उसको। ठीक, नेक्स्ट है कॉफी। इंडियन कॉफी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी, मतलब इंडिया की जो कॉफी है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे मेजर जो है वो दो टाइप की कॉफी मिलती है, एक अराबिका कॉफी मिलती है और एक और कौन सी कॉफी मिलती है वो आपको हमें कमेंट करके बताना है। यहाँ पे इंडिया में ये कहा जाता है कि ये कॉफी जो है ना वो यमन से लाई गई थी और यहाँ पर ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट, इंडिया में मेनली कॉफी जो है वो बोला जाता है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन या फिर इंट्रोडक्शन कहाँ पे किया गया था? बाबा बुदान हिल्स में। बाबा बुदान हिल्स कहाँ पे है? ये कर्नाटका में है। ठीक है, बाबा बुदान हिल्स वैसे और भी चीजों के लिए फेमस है, वो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि किसके लिए ये बाबा बुदान हिल्स फेमस है। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस किया गया था कर्नाटका में बाबा बुदान हिल्स में, और अभी भी जनरली साउथ इंडिया में ही कॉफी का जो है वो प्रोडक्शन होता है, जैसे कि कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इनमें ही होता है ज्यादा प्रोडक्शन कॉफी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कॉटन। कॉटन ऐसा बोला जाता है कि कॉटन का जो ओरिजिनल होम है वो इंडिया है, मतलब इंडिया से स्टार्टिंग हुआ है कॉटन का प्रोडक्शन, ऐसा कहा जाता है। ठीक, इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का आफ्टर चाइना। इंडिया ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। जनरली वो डेक्कन प्लेट्यू के ब्लैक कॉटन सॉइल में ग्रो किया जाता है। हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, और साथ में 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। मतलब कि फ्रॉस्ट फ्री डेज का क्या मतलब होता है कि वहां पर स्नो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ब्राइट सनशाइन चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके, क्योंकि अगर फ्रॉस्ट होगा, मतलब कि अगर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा कि जो कॉटन बॉल्स होते हैं ना वो भी फ्रीज हो जाएंगे और वो अच्छी तरीके से खिल नहीं पाएंगे और कॉटन का प्रोडक्शन खराब हो जाएगा। नेक्स्ट, इट इज अ खरीफ क्रॉप, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था। इट रिक्वायर्स 6 to 8 months टू मेच्योर। ठीक,
नेक्स्ट ये है आपका मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। फिर आता है आपका जूट। जूट को हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं और जूट जो है वो वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल में ग्रो किया जाता है, जहां पर जनरली अच्छे से बारिश होती हो, जहां पे पानी अवेलेबल हो पूरे ईयर। ठीक है, दैट मीन्स कि फुल ईयर उसमें वहाँ पे पानी अवेलेबल हो, इरिगेटेड वाटर हो, फ्लड प्लेन्स में ही मेनली यहाँ पे ग्रो किया जाता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल है, आपका बिहार है, असम में यहाँ पर ज़्यादा जूट होता है। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। ठीक, मतलब हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल। कॉटन में हाई टेम्परेचर लाइट रेनफॉल, ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। अगर देखो बिल्कुल फिगर्स एग्जैक्ट नहीं याद भी होते हैं ना, तब भी एटलीस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर इतना तो याद ही होना चाहिए। तो ये कहाँ पे ग्रो किया जाता है? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, ये जो है ये आपके मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। तो यहाँ तक आपका होता है एग्रीकल्चर के कुछ मेजर क्रॉप्स आपको बताए हमने, मेजर कुछ फार्मिंग मेथड्स बताया और कुछ चीज़ें आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की हमने। अगर आपको फिर भी कुछ लगता है डाउट कि कुछ रह गया है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, जो कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू कवर इट, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।